जय हिंद स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो में जो है एयरफोर्स का आपका एग्जाम हुआ था 30 तारीख को, 30 मार्च को। उसकी जो शिफ्ट 1 थी जो कि 9 बजे से लेकर 10:25 तक चली थी, उसका कंप्लीट जो है सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में रहने वाला है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, हम हर क्वेश्चन का देखेंगे, इंग्लिश का हो या रा का हो, बस वाई ग्रुप का रहने वाला है। ठीक है, वाई ग्रुप का कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है। और ये वीडियो जो है नेवी एमआर वाले भी जरूर देखें, नेवी एमआर वाले, एंड जो एयरफोर्स अगले एयरफोर्स इनटेक की कर रहे हैं, ठीक है, वो तो जरूर से जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल उनके लिए ही रहने वाली है। बाकी नेवी एमआर या फिर एसएसआर एमए जो कर रहे हैं, उनमें इंग्लिश आती है, जीके आती है, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं शुरू। और आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए होगी तो बता देना कमेंट में, आपको वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो चलो करते हैं आज की वीडियो को शुरू और देख पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर इंग्लिश से स्टार्ट करें हम, कि विच वर्ड बेस्ट सूट द नाउन, पूछ रहा है नाउन फॉर्म, पूछ रहा है किसकी, डिफेंड की। डिफेंड की इनमें से नाउन फॉर्म बतानी है हमको। तो देखो, जो आपका डिफेंसिव होता है ना, ये डिफेंड डिफेंड ये जो होती है ना, ये वर्ब होती है, ये भी पता होना चाहिए, ये वर्ब फॉर्म है। डिफेंसिव जो है ये एडजेक्टिव फॉर्म है किसकी, डिफेंड की। और जो आपका डिफेंस है, ये होती है आपकी डिफेंड की नाउन फॉर्म। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये वर्ब्स है, पता है आपको, ऐसी है, इस लग के ही बना हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आपको जो है अपोजिट बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अपोजिट बताना है किसका, हार्श का। तो हार्श का क्या मतलब होता है, हार्श का मतलब एक तरीके से होता है जो कुछ बिटर कोई चीज हो। ठीक है, तो इसका ये सिनोनिम होता है। तो सीवियर जो है एक तरीके से बिटर का इसका सिनोनिम ही हो जाएगा। ठीक है, एंड कंसाइज इसका मतलब होता है ब्रीफ। अगर कोई चीज को कंसाइज में कर रहे हैं हम, तो उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर इसको एक सिनोनिम और है, टर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रीफ या टर्स। एंड लेनिएंट जो होता है वो चीज कोई होती है जो चीज कोई चीज फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, तो एक तरीके से बिटर है, ये फ्लेक्सिबल है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी रथलेस जो होता है, ये होता है एक तरीके से क्रूएल, जो अनकाइंड हो कोई, उसको बोलते हैं। ठीक है, अनकाइंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है ये, कि आपको इसमें से जो सेगमेंट दिए गए हैं, इनमें आपको एरर बतानी है कि किस में एरर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखो, बाय द टाइम द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स, यानी कि जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही कोई एक्शन हुआ था, और सी विल बी फिनिशिंग हर प्रेजेंटेशन परफेक्टली। ठीक है, तो जो प्रेजेंटेशन है उसने पहले ही कंफर्म मतलब फिनिश कर दी थी शुरू होने से। तो जब भी कोई बाय द टाइम वाला सेंटेंस आए तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो यूज होता है वो फ्यूचर परफेक्ट का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विल बी फिनिशिंग ना होके यहाँ पे होना चाहिए था विल बी फिनिश्ड। ठीक है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो क्यू में दिक्कत है, और क्यू को ना ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बाकी उनका मैंने पहले वाले को आंसर लगा दिया था, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो उसमें आपको कह रहा है कि एरर बतानी है, जो कि इनमें से कौन सी में दिक्कत है ये बतानी है। ठीक है, तो देखो, द रिसर्च एनाल सारे ऑप्शन जो दिए गए एनालाइज वाले दिए, यानी कि ये एक तरीके से इसका पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज देखो, यहाँ पे पहले सेंटेंस को पढ़ो, द रिसर्चर्स एनालाइसिस द डाटा केयरफुली बिफोर दे सबमिट द फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबमिटेड, ये है पास्ट फॉर्म। तो अगर ये पास्ट फॉर्म है तो ये भी यहाँ पे भी पास्ट वाली ही आएगी। ठीक है, ना कि, तो यहाँ पे ना एनालाइजिंग आ सकते अकेले। ठीक है, और ना ये आपको बता दी प्रेजेंट वाली, और ये भी प्रेजेंट में, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यही सबसे बेस्ट है। ठीक है, बाकी आप आंसर यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, मैंने ये पीडीएफ डाल रखी है अपने टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर चैनल के बायो में भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम की लिंक। ठीक है, वहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, और ये पूछ रहा है कि इस फिल इन द ब्लैंक में आपको वो करना है फिल, कि द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू रिमेन डैश ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आपको मेंटल आईक्यू पे डिपेंड है कि आप, ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, आपको उसके बिहाफ पे इसका आंसर देना है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, तो ये एक तरीके से कह रहा है कि स्टूडेंट को कहा गया है कि शांत रहो जब आपका एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो शांत के लिए हमको वर्ड चाहिए, और चारों वर्ड देखो सेम से है, ये होमोनियम का क्वेश्चन है। ठीक है, होमोनियम।
से क्वेश्चन आया ये। और देखो ये जो क्विट होता है ना, इसका मतलब होता है एग्जिट। और ये जो क्विट ये होता है ना, ये जो होता है इसका मतलब होता है आपका, ये जो शांत वाला जो होता है ना, इसी यही होता है इसका मतलब। और ये जो क्वाइट होता है इसका मतलब होता है अत्यंत, बहुत ज्यादा, अत्यंत, ठीक है। यानी कि समझ गए ना। और तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर 3 वाला क्वाइट, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है उसको वापस से पूछ रहा है कि एरर बतानी है आपको इस सेंटेंस में कहाँ पे है। तो देखो आपका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ईच का। जो ईच होता है, एवरी होता है, ईच एंड एवरी होता है, इनके बाद जो ऑफ के बाद यहाँ पे आता है ये तो प्लूरल आता है, लेकिन जो आगे वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे हैज होना चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखना। और आगे अगर कोई इसका एडजेक्टिव होता तो वो भी सिंगुलर फॉर्म में आता है, यानी कि इट्स, ना कि देयर। कई बार क्या होता है देयर लिख के दे देता है, तो ये गलत होता है। और आपको पता होना चाहिए ये जो देर होता है ये एडवर्ब होती है, ठीक है। और ये जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें कौन सी में दिक्कत हो जाएगी, है में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ रहा है कि लाइब्रेरी है उसकी आपको स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। स्पेलिंग बतानी है लाइब्रेरी की, तो आपको लाइब्रेरी की स्पेलिंग पता होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर 1 है, LIBRARY, कई यहाँ पे तो ऑप्शन मतलब इजी दे रखे हैं, लेकिन वहां पे क्या करता है ARY की जगह ERY कर देता है, तो ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको PQRS वाला है। इसमें आपको रीअरेंज करने हैं इन सबको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। देखो आपको मैं बताऊं, इसको PQRS करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले एलिमिनेट करो ऑप्शन से, ठीक है। कैसे एलिमिनेट करो, देखो ये तो फिक्स आपका द रेन स्टार्टेड, ये तो फिक्स है। एक बार P एंड Q को देखो, देखो कूलिंग द हॉट, हॉट है एडजेक्टिव और इसके बाद चाहिए एक नाउन, ठीक है। तो नाउन यहाँ पे ये है, देखो हॉट वेदर, हम नहीं बोलते कि आज ठंडा मौसम है, आज गर्म मौसम है, तो हॉट वेदर इन द आफ्टरनून। तो हमको ये पता है कि पी के बाद में क्यू आएगा पक्का, ठीक है। तो अगर ये आएगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, पी के बाद क्यू है, नहीं है, इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एलिमिनेट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें आपको एरर बतानी है, ठीक है। वापिस एरर का क्वेश्चन है। और इसमें कहता है कि आई सजेस्टेड दैट सी गोज टू द डॉक्टर इमीडिएटली सिंस सी वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि वो जो है अनवेल फील कर रही है, इसको उसको डॉक्टर को जाना चाहिए, मैंने उसको सजेस्ट किया। तो ये जो क्वेश्चन है ना भाई साहब, मैं कह दूं ये क्वेश्चन एसएससी में भाई भर भर के पूछा गया है एडिक्यूटी के द्वारा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं सभी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। CGL ले लो, CHSL ले लो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन न पूछा गया हो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बेस्ड है इम्पेरेटिव मूड पे, इम्पेरेटिव मूड पे बेस्ड है। इम्पेरेटिव मूड क्या होता है भैया, तो ये मैं आपको बताता हूँ इम्पेरेटिव मूड क्या होता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि हम कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, कि दरवाजा खोलो, उधर जाओ, ये करो, वो करो। तो इनको जैसे कि गो टू स्कूल, ठीक, ये बोल दिया। तो ये इम्पेरेटिव मूड वाले होते हैं जहाँ पे वर्ब डायरेक्ट पूछता है एंड सीधा कोई कमांड या फिर कुछ करने को आपको बोलता है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे पहचानोगे हमेशा, ये जो होता है उसमें ये पक्का दिया होगा, यहाँ पे जो है ना एक वर्ब दी होगी आपको हमेशा, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, या फिर ऑर्डर, ऐसे कुछ करके ये वर्ब्स दिए होंगे। इसके बाद जो भी आपका सेंटेंस होगा ना, उसमें यहाँ पे पक्का आपको एक सब्जेक्ट देगा और उसके आगे उसके हिसाब से वर्ब लगाई दी होगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो हमेशा है ना, आपको कुछ नहीं देखना आगे पास्ट है, आगे फ्यूचर है, क्या है। यहाँ पे जो होगा ना वो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं देखना, बेस फॉर्म होगी। यहाँ पे सीधा गो आएगा यहाँ पे, ठीक है, ना कि गोज या फिर वेंट या फिर और कुछ लगाओ, नहीं, सीधा बेस फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपेरेटिव मोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी दिक्कत हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो ये है आपका प्रीपोजिशन के ऊपर आया हुआ है, कि आपको बताना है कि लिसाज फार्म जो है ना, ये जस्ट डैश द ब्रिज, यहाँ पे थ्रू लिख रखा है। थ्रू का क्या होता है, ये तो मीडियम, एक मीडियन के लिए होता है, कोई मीडियम हो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए आता है। तो यहाँ पे ये थ्रू तो आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो आपको ये देखो ऑप्शन,
देखो टू का मतलब हो जाएगा ब्रिज के आगे, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट यहाँ पे है ना अबो, आप सोचेंगे कि अबो लगा दूंगा। अबो का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ब्रिज है इस ब्रिज के ऊपर है। अरे यार घर का जो फार्म है उसका, वो ब्रिज के ऊपर कैसा होगा, ये कहना चाहता है कि जो है ना उसका फार्म है वो ब्रिज के आगे है, उस पार है, ठीक है। तो उस पार के लिए जो सबसे बेस्ट प्रीपोजिशन है वो है बियॉन्ड। तो ये आएगा लीसाज फार्म इज जस्ट बियॉन्ड द ब्रिज, यानी कि उसका लीसा का फार्म है ब्रिज के उस पार है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपको ये वन वर्ड बताना है किसके लिए, एग्जिगरेटेड एक्सप्रेशन। एग्जिगरेटेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर जब कोई हम बात बोलते हैं तो उसके लिए पूछ रहा है क्या वन वर्ड है। तो देखो इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा हाइपरबोल। हाइपरबोल किसे कहते हैं, जो कोई चीज हम बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं उसको कहते हैं। बाकी आयरनी और आपका जो ये सटायर है इसका एक ही मतलब होता है, इसका ये आपस में सिनोनियम। इसका मतलब है कोई चीज को एक्सप्रेस करना, ठीक है, एक्सप्रेस करना, लेकिन कैसे, सार्केस्टिक वे में, ठीक है, सार्केस्टिक वे में। सार्केस्टिक का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब कोई चीज हास्य शब्द वे में, मजाक उड़ाते हुए किसी चीज का, ठीक है, उस तरीके से इसको करना। बाकी मेटाफर जो होता है ये किसी चीज का साइन होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है इसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और तो यहाँ पे जो सेड टू है ये आपको आस्क्ड में बदलेगा, पता होना चाहिए ये चीज आपको। तो आस्क्ड में ये नहीं है, बाकी ये तीन है, ठीक है। अगला जो है आपको चीज पता होनी चाहिए कि ये जो यहाँ पे अगर वट वाई जो भी लगाओ वो सीधा आता है, ना कि दैट आता है, ठीक है। दैट कभी नहीं आता, दैट है भी नहीं तो कोई कट नहीं पाएगा। एंड सेकंड चीज, जब हम इसको इंटरोगेटिव से जो है असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं तो लास्ट में जब ये क्वेश्चन मार्क हटता है तो यहाँ पे जो वट के बाद में है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले नहीं आती, वो बाद में आती है सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे देखो वोज पहले दे रखा है, ये वोज सब्जेक्ट के बाद में आनी चाहिए, ठीक है। एंड आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, तो ये ही इजी डूइंग में नहीं होगा, वॉज डूइंग वाला होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका आर्टिकल से पूछा है कि ऑल आई नीड इज एन। देखो आर जो होता है, आर से पहले एन आता है, ठीक है, एन आर, ठीक है। देखोगे तो आप ए का साउंड आ रहा है, तो ये जो होता है इससे पहले एन आता है, ठीक है, आवर से पहले। एंड आई विल बी फिनिश्ड विद द वर्क, कोई डेफिनेट वर्क होगा उस वर्क को फिनिश करेगा, तो एन और द इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको सिनोनिम बताना है। क्लोजेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, सिनोनिम। सिनोनिम किसका बताना है, पोलाइट का। तो पोलाइट का मतलब होता है जेंटल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और बाकी रूड एंग्री तो इसके अपोजिट हो जाएंगे, ये सब तो एंटोनियम है इसके, ठीक है। और केयरलेस का तो मतलब आपको पता है, ये जो रैकलेस हो कोई चीज, केयरलेस हो, ठीक है। ये तो आसान था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो है पेसिव वॉइस दे रखा है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस दे रखा है और इसको एक्टिव वॉइस में आपको बदलना है, ठीक है। कैसे बदलोगे देखो, द बुक वॉज रिटन का मतलब है ये कि ये पेसिव वॉइस में वॉज रिटन किसका करते हैं, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका। तो यहाँ पे हैड भी नहीं आएगा, राइट्स भी नहीं आएगा, और रोट आ सकता है, रोट यहाँ पे सही है। अब देखो कि दिक्कत क्या है कि जो यहाँ पे है ना डूअर जो है जो कौन है वो ऑथर है, तो ऑथर से शुरू होगा ना कि बुक से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आपको फिल इन द ब्लैंक का है कि डैश ये तो बिल्कुल आसान हो गया। सब्जेक्ट जो होता है ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, ये नहीं हो सकते, और मी सीधा ऑब्जेक्ट ये नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर 1। ये तो सबसे सिंपल सीधा सा बताना था आपको, ठीक है। अब आ चुके हैं हम पैसेज पे। तो पैसेज को करते हैं पहले, ठीक है। पैसेज को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से और समझना पड़ेगा इसका मीनिंग, तभी आगे बढ़ेंगे, वरना से फायदा क्या करने का, ठीक है। तो देखो पैसेज पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये पढ़ना शुरू करो। माइक्रोप्लास्टिक्स जो होते हैं वर वंस थॉट टू बी ओनली एन ओशियन प्रॉब्लम। जो माइक्रोप्लास्टिक है ना उनको पहले से सोचा जाता कि ये कि सिर्फ ओशियन के ही प्रॉब्लम है, ये लैंड के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बट नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड देम इन द एयर, सोइल एंड इवन ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन अभी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक को वायु में और आपकी मिट्टी में और
पीने का जो पानी होता है उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिलते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो स्टडीज शोज दैट दीज टाइनी प्लास्टिक पीसीज, टाइनी का मतलब पता होना चाहिए छोटा, स्मॉल, वेरी स्मॉल, पीसीज कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज थ्रू विंड एंड वाटर, मेकिंग इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अवॉइड देम। देखो क्या होता है कि माइक्रोप्लास्टिक बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये जो है ना बहुत लंबे डिस्टेंस को भी ट्रेवल कर सकते हैं, और जो है आपको इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप बच सके, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से साइंटिस्ट आर नाउ स्टडिंग, साइंटिस्ट ये इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि हाउ माइक्रोप्लास्टिक अफेक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, कि जो माइक्रोप्लास्टिक होते हैं वो मनुष्यों को और जानवरों को और आपके इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं, ये साइंटिस्ट अभी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। नॉट जस्ट ओशियंस, केवल सिर्फ समुद्रों को नहीं, ये हम सबको भी इनफैक्ट इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। Researchers are trying to understand how these particles behave inside living organism. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये जो माइक्रोप्लास्टिक है कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उसको अफेक्ट करते हैं, ये चीज साइंटिस्ट इसका ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और आगे कहता है कि अर्ली रिसर्च, जो अभी तक रिसर्च हो चुके हैं, वो ये दर्शाते हैं कि मोस्ट माइक्रोप्लास्टिक पास आउट द बॉडी, बट सम मे स्टे इन टिश्यू और कैरी हार्मफुल केमिकल्स। ये कह रहा है कि रिसर्च में अभी तक ये पता चला है कि बहुत ज्यादा तो लगभग माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी से थ्रू पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी टिश्यू में रह जाते हैं, ठीक है, और वो कुछ केमिकल होते हैं हार्मफुल, वो वहीं पे रह जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, कुछ होते हैं। हाउएवर, हालांकि साइंटिस्ट स्टिल डोंट फुली नो द लॉन्ग टर्म इफेक्ट बिकॉज मेनी स्टडीज आर स्मॉल, क्योंकि जो ये स्टडी हुई है बहुत छोटी छोटी स्टडी हुई है, ज्यादा कोई डीप रिसर्च नहीं हुई, तो अभी तक इसका जो लॉन्ग इफेक्ट के बारे में पता नहीं चल सका है साइंटिस्ट को, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। माइक्रोप्लास्टिक आर नाउ सीन एज साइन ऑफ डीपर प्रॉब्लम इन हाउ वी प्रोड्यूस, यूज एंड थ्रू अवे प्लास्टिक। तो अगला जो कह रहा है कि लाइन कह रही है कि माइक्रोप्लास्टिक जो है अब ऐसा साइन, एक ऐसा साइन बन चुका है और एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है कि हमारे, हम कैसे, ये इस पे डिपेंड होती है कि हम कैसे जो प्लास्टिक उसको यूज करते हैं, कैसे उसको प्रोड्यूस करते हैं, ये उस पे डिपेंड होते हैं, कौन, माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है, इस चीज का साइन है। और आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट वार्न पीपल नॉट टू पैनिक, साइंटिस्ट ने सभी को चेतावनी दी कि पैनिक मत करो, अ, सभी को, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, छोटी छोटी बात पे पैनिक कर जाते हैं उसके लिए। एंड आगे कहता है कि फाइंडिंग माइक्रोप्लास्टिक डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दे आर टॉक्सिक। अगर मान लो हमको माइक्रोप्लास्टिक मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम जहरीले हैं, जहर मतलब अगर आपके बॉडी में मिल गया तो आप मर जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बट देयर प्रेजेंस एवरीवेयर रेजिज क्वेश्चन अबाउट वेस्ट, पोल्यूशन एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक। लेकिन ये हर जगह अगर मिलते हैं प्लास्टिक के, ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन रेज करते हैं कि पोल्यूशन और कितना वेस्ट है, और ये जो प्लास्टिक की ड्यूरेबिलिटी, इसके ऊपर ये क्वेश्चन रेज करता है, ठीक है। द इश्यू इज नो लॉन्गर ए लोकल प्रॉब्लम। अब ये एक सिर्फ लोकल प्रॉब्लम नहीं है कि ये हमारे हमारे यहाँ पे है, नहीं, इट हैज बिकेम ए ग्लोबल चैलेंज, एक ग्लोबल चैलेंज बन चुका है। एंड एक्सपर्ट्स से, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वी नीड बेटर मटेरियल एंड मोर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। हमको और अच्छा कोई मटेरियल इसके लिए देखना होगा, एंड इसका कंजप्शन का सही एक जो रिस्पॉन्सिबल तरीका है वो अपनाना होगा, ठीक है। ये एक पैसेज ये कह रहा था। तो अभी करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वेयर हैव माइक्रोप्लास्टिक बीन फाउंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी। तो कहाँ पे मिलते हैं ये? क्या ये ओनली फैक्ट्रियों में मिलते हैं? नहीं। क्या ये ओनली ओशियंस में मिलते हैं? नहीं। क्या ये जो है प्लास्टिक बोटल्स में ही होते हैं? नहीं। ये जो है अभी एयर में, सॉइल में, और इवन पीने के पानी में भी मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाई डू साइंटिस्ट से माइक्रोप्लास्टिक आर नाउ ए ग्लोबल इश्यू। ये ग्लोबल इश्यू क्यों है? क्योंकि दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड अपीयर एवरीवेयर। यस, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अब लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हैं और कहीं पर भी मिल जाते हैं, इसलिए ये एक मतलब ग्लोबल इश्यू है। बाकी दे आर इजी टू क्लीन अप, क्लीन अप का क्या, कोई लेना देना नहीं, ये डिसअपियर हो जाते हैं नेचर में, कोई क्लीन नहीं। और ओनली
एनिमल आर अफेक्टेड नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि जो कंटेमिनेट जो है वर्ड, इसका क्या मतलब होता है। कंटेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को पोल्यूट करना, ठीक है, किसी को प्रदूषित करना। तो थिंग्स दैट मेक समथिंग डर्टी और अनसेफ इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब हो जाएंगे गलत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। डिटेक्टिंग माइक्रो प्लास्टिक मीन्स दे आर ऑलवेज टॉक्सिक। यही लाइन तो हमने पढ़ी थी कि ये अगर आपके मिल गए तो ये जरूरी नहीं कि ये टॉक्सिक है, तो ये गलत हो जाएगी लाइन। साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी फुली अंडरस्टैंड, नहीं अभी इसके लॉन्ग टर्म फुली अंडरस्टैंड नहीं किए हैं। माइक्रो प्लास्टिक कैन बी अवॉइडेड इजिली विद सिंपल स्टेप्स, क्या इसको हम इजिली कर सकते हैं अवॉइड, नहीं। इसको अवॉइड करने का अभी कोई हमने ऐसी स्टडी नहीं की है। तो जो चौथा ऑप्शन है वो देखो, मोस्ट माइक्रो प्लास्टिक पासिस थ्रू द बॉडी बट सम स्टे इन द टिश्यू। तो ये हमने लाइन पढ़ी थी, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इंग्लिश होती है खत्म, और हम अभी यहाँ से शुरू करेंगे रागा सेक्शन। ठीक है, तो रागा सेक्शन का पहला ही क्वेश्चन जो है आपको देख के एकदम अंदर से हुआ होगा कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन ये इतना क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर करोगे ना तो ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ करते हैं इसको। देखो, आपको ये जो दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है कि 12 sin a प्लस कोस ए का जो मान दे रखा है वो दे रखा है √13 और sin a। ठीक है, एक काम करो, इसको इस तरफ ले आओ। तो 12 sin a, और यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे √13 और sin a प्लस कोस ए की वैल्यू हो जाएगी 0। अब एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, कोस कोस ए से कर दो। कोस ए से हमने इस पूरी सिचुएशन कह रहा हूँ, इस पूरी जो है इसको डिवाइड कर देते हैं कोस ए से। कोस ए कोस ए कोस ए कर दिया। तो अब यहाँ से करते हैं, तो देखो यहाँ पे बन जाएगा 12 और साइन अपॉन कोस हो जाएगा 10a माइनस √13 10a, और प्लस ये कट के आ जाएगी 1 और आ जाएगी 0। तो ये इक्वेशन आ गई। अभी एक काम करो, 10a को कॉमन ले लो। 10a को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे 12 माइनस √13 और इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है, अब एक काम करो, 10a को यहाँ पे रखो और इसको उस तरफ भेज दो। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन 12 माइनस √3। ठीक है, 13। अब एक काम करो, इसको रेशनलाइज कर दो। यहाँ पे भी एक काम करो, यहाँ पे 12 और प्लस √13, एंड यहाँ पे भी 12 प्लस √13 से इसको कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक, और डिवाइड। तो अभी देखो क्या होगा, अभी ये जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, -12 और ये भी -√13। ठीक है, ये आ गया। और अपॉन में जो है यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b²। ठीक है, तो a² माइनस b², और सोल्व करें तो आ जाएगा -12 माइनस √13, और अपॉन में इसमें से अगर डिलीट करें तो ये हो जाएगा 131। तो ये आ जाएगा 10a का मान, देख लो, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, एक तरीके से हमने ये मॉक टेस्ट में भी किए थे काफी। तो देखो कैसे क्या हो रहा है, 45 डिग्री ये इस तरफ आ गई। ठीक है, एंड तो ये भी अगर देखें तो अब एक वाई का भी देखो, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, एंड एक दो हो गया यहाँ पे। ठीक है, दो हो गए, इसके पीछे आया। तो देखी जाए तो अभी जो है सबसे पहले तो हम देखें तो 45 इस तरफ होगा। ठीक है, 45 तो ये इस तरफ आ जाएगी। इस तरफ अगर आएगी तो ये 1 और 2 तो आंसर होने से रहे। ठीक है, इसका आंसर इन दोनों में से कुछ हो सकता है। और अगली चीज जो ये जो है ये यहाँ है, तो अगली यहाँ पे होगी। तो अगर यहाँ पे है तो ना ये तीसरी में, ओनली चौथे में है, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बढ़ते हैं आगे। अगला जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो ये कोई अभी आपके में पूछेगा भी नहीं, तो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी देख सकते हो, नेवी वाले देख सकते हो, क्योंकि जनवरी
2026 का। बाकी और ये क्वेश्चन जो है डीप क्वेश्चन है, ये मैं बताऊं तो मैंने भी सच में पीडीएफ में नहीं दिया था, ये डीप क्वेश्चन है। ठीक है, नेवी वाले कर सकते हो, इसको ध्यान रखना। इसका आंसर एक है निवेदिता दुबे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है आपको थर्ड प्रोपोर्शनल का पता करने को बोल रहा है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता ही देता हूँ थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। तृतीय अनुपाती बोलते हैं प्रोपोर्शनल को। ठीक है, देखो ये जो होता है ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, या थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है सी होता है। तो जो सी का मान आएगा ना, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर का मतलब ये जो है ये ए है और ये बी है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल ये होता है फॉर्मूला, आप सीधा रट भी सकते हो अगर आपको समझ नहीं आया तो 60 × 60 और अपॉन में ए यानी कि 15, 15 × 4 = 60, 240 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। और अगर बढ़ते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्वेश्चन मार्क पे बताना है क्या आएगा। देखो एक बात बताऊं, इसे क्यों कहते हैं कि हमेशा क्वेश्चन से ज्यादा ऑप्शनों की नजर होनी चाहिए, क्योंकि देखो सब ऑप्शनों में जो पहला दे रखा है वो ई दे रखा है। तो क्या ई निकालने का हमारे ये के और जे इनका निकालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका आंसर आना ई है और वो हमको पता है। ठीक है, तो इसका कोई फायदा नहीं है, हम दूसरे वाले का करेंगे। तो दूसरे का करें तो सबसे पहले 19 और 16, ये आपको पता नहीं 13 और ई 10 पे। ठीक है, तो ये -3 हो रहा है, तो 7 आएगा। 7 पे कौन होता है, जी। तो ये भी कट गया, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 24, 21, 18, 15, ये भी -3 हो रहा है सब में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ 12 आएगा, और 12 पे कौन होता है, एल। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है ये जो है रैंकिंग वाले से आया है। ठीक है, इसमें 6 व्यक्ति हैं, ये ऐसे ऐसे हैं। देखो सबसे पहले जो लाइन कहता है कि ई ने बी से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए। ठीक है, पढ़ लेना, नहीं किए लिखा है, क्या करेंगे, सीधा पढ़ा ई ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं किए हैं इसका मतलब है बी ने ज्यादा किए हैं ई से, ये आपको एक पता होनी चाहिए। ई ने बी से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, ई ने बी से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। तो यहाँ पे हमने भी गलती कर दी, यहाँ पे बी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा। ठीक है, तभी तो ये ई जो है बी से कम प्राप्त करेगा। और हम्म, ठीक है, अगला जो है एम तीसरा सबसे अधिक प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। तीसरा सबसे अधिक, ये सबसे अधिक ऐसे लिखने का तरीका होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो तीसरा बोल रखा है एम को, तो एम आएगा यहाँ पे। और आगे अगर देखें तो एल दूसरा सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। एल दूसरा सबसे कम कौन हो जाएगा, यहाँ पे ये। ठीक, और उससे आगे यू ने बी से अधिक, यू ने बी से अधिक लेकिन टी से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, यू ने बी से अधिक लेकिन टी से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो देखो एक बार और देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना। ई ने बी से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। ठीक है, और ये लाइन हमने पढ़ ली। एल दूसरा सबसे कम है, ये लाइन भी हमने पढ़ ली थी। और ये मतलब इनकी पोजीशन जो है फिक्स है। ठीक है, इनकी कोई चेंज नहीं करना। यू ने बी से अधिक लेकिन टी से कम अंक प्राप्त किए। यू ने बी से अधिक, यू ने बी से अधिक और यू ने बी से अधिक लेकिन टी से कम अंक प्राप्त किए। तो टी आ जाएगा यहाँ पे, यू आ जाएगा यहाँ पे, और बी आ जाएगा यहाँ पे, और ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। देख लो, अब कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको फॉलो ना करता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने व्यक्तियों ने ई से कम अंक प्राप्त किए। तो ई से कम व्यक्ति कोई नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, टाइम वेस्टिंग वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है, 2025 का G20 समिट कहाँ आयोजित किया गया था, ये पूछा है। तो ये आपका पता होना चाहिए, मैंने पीडीएफ में भी दे रखा था इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन पीडीएफ में था। तो ये जो हुआ था G20 का, वो साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था।
ठीक है। बाकी ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप नेवी वाले हो तो कर सकते हो इसको। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दिहांग गोर्ज जो है कहाँ पे है, मतलब किसकी पूर्वी है। तो एक बात बताऊं, दिहांग का सीधा अगर कुछ भी पूछ ले तो ये सीधा है, इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि इसका रिलेशन सीधा ब्रह्मपुत्र से है। बाकी ऑप्शंस करते हैं, देखो नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है ना, इसका सबका आपको कुछ चीजें पता चाहिए, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है यही पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है, और इसका ओरिजिन जो होता है वो होता है आपके अमरकंटक जो पहाड़ियां हैं वहां से। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। एंड एक चीज इसका बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है रिफ्ट वैली में फ्लो होता है, रिफ्ट वैली में। एक चीज रिफ्ट वैली में एक तो नर्मदा और एक और आपको याद रखनी है तापी, ये दोनों। और ये दोनों नदी का एक खास बात और है, ये जो है वेस्टर्न वेस्ट की ओर फ्लो करने वाली नदियां, बाकी ज्यादातर जो है वो ईस्ट की तरफ ही फ्लो होती हैं, लेकिन ये और तापी नदी ऐसी हैं जो वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं। ठीक है, और बाकी सरदार सरोवर बांध भी मतलब इसी नदी पे बना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो एक और बता देता हूँ, सरदार सरोवर बांध, ये भी आपको याद रखना है, इसी पे है। और अगला सिंधु नदी। सिंधु नदी का आपको पता ही होना चाहिए, सिंधु नदी तो आपको ये जो होता है बोकार्चू ग्लेशियर, बोकार्चू ग्लेशियर से निकलती है, इसका ओरिजिन होता है। और बोकार्चू ग्लेशियर ये कहाँ पे है सर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मानसरोवर झील के पास है, मानसरोवर झील। दोनों में से कुछ भी आपको लेके दे सकता है। ठीक है, मानसरोवर झील लिख देता है। एंड अगला गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का आपको बताऊं तो इसका सबसे पहले आपको ओरिजिन ही पता होना चाहिए, ओरिजिन कहाँ से होता है। इसका ओरिजिन जो होता है वो होता है त्रिमकेश्वर से, त्रिमकेश्वर। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। एंड एक चीज आपको और पता होनी चाहिए इसके बारे में, और वो क्या चीज है कि ये जो है साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, साउथ इंडिया की। ठीक है, सबसे लंबी नदी है। एंड ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसका जो सबसे पहले ओरिजिन है वो पता होना चाहिए, ओरिजिन कहाँ से होता है। इसका ओरिजिन जो होता है वो दोनों में से कुछ भी दे सकता है, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये भी मानसरोवर झील के पास ही है। ठीक है, और बाकी ब्रह्मपुत्र नदी का मैं पूरा ही खोल देता हूँ आपके सामने। ठीक है, देखो ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन यहाँ से होता है। ठीक है, फिर जो है ये एक मतलब ये जो चाइना में है, ठीक है ना, तिब्बत में बोल सकते हो, वहां से निकलती है। और अम, और फिर जो है ये तिब्बत में फ्लो होके ऐसे ऐसे जाती है चाइना से ही, फिर हमारा जो है ना तिब्बत में, इसका नाम पता होना चाहिए आपको। एक तो तिब्बत में इसका नाम क्या है, तिब्बत में इसको ना यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये ऐसे फ्लो होती है और फिर यू टर्न मार लेती है। ठीक है, कहाँ पे यू टर्न मारती है, नामचा बरवा एक नामक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा, वहां पे ये यू टर्न मारती है। ठीक है, यू टर्न मार के ये होती है हमारे इंडिया में एंटर, और फिर असम में आती है। असम में एक चीज याद रखनी है आपको, असम में एक आपको है ना एक आपने सुना होगा माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप। ये जो है ना वो पूरे वर्ल्ड का जो रिवर पे जो फ्लोट कर रहा है ना आइलैंड, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, ये याद रखना है, असम में है। ठीक है, एंड फिर ये ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है हमारे यहाँ पे। एंड फिर ये जो है बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे भी याद रखना, बांग्लादेश में जो है ना इसका नाम पड़ता है जमुना। एक बात और याद रखनी है आपको, इधर से गंगा आती है हमारी, और वो गंगा का जो नाम होता है वो होता है पद्मा, पद्मा। और ये जब दोनों मिल जाती हैं, इनका नाम पड़ता है मेघना। ठीक है, तो ये बांग्लादेश में इनके नाम है, ये आपको याद करने। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है ये आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस से पूछा है, और ये पूछ रहा है कि कोई एक ऐसा गैजेट का नाम बताओ जो इनपुट के तौर पे भी काम करता हो और आउटपुट के तौर पे भी काम करता हो। तो ये सीधी सी बात है, आपकी टच स्क्रीन हो जाएगी। टच जब आप करते हो तो कमांड देते हो तो ये इनपुट हो जाता है, और जब वो आपको कोई रिजल्ट शो करती है तो वो आउटपुट हो जाता है। ठीक है, बाकी मॉनिटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, और स्कैनर जो होता है ये आपको स्कैन करके ये एक इनपुट डिवाइस होता है। एंड कीबोर्ड जो होता है ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो अब क्या है। देखो ये कह रहा है कि कोई त्रिभुज है और उसका एक कान 90 डिग्री है। 90 डिग्री मेरे को आते ही एक सीधी सी पता है, समकोण त्रिभुज मेरे दिमाग में आती है। ये बना लेते हैं समकोण त्रिभुज।
ठीक है, ये हमने बना ली समकोण त्रिभुज और ये एक 90 डिग्री एंगल। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये जो इसका जो कर्ण है हाइपोटेनिस, ये तो बराबर कभी नहीं हो सकता, तो मतलब ये इसकी दोनों बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों बराबर है और इनका मान दिया हुआ है 18√2। तो इसका मान 18√2 और इसका मान भी 18√2। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो एक समय यदि असमान भुजा, सॉरी हमने समान वाली के लिए करी, असमान भुजा की लंबाई दे रखी है। ठीक है, हमने ये गलत कर दिया, यहाँ पे इसकी मान नहीं दे के इसका मान दे रखा है ये 18√2 और ये हमको नहीं पता, ये x मान लेते हैं, ये भी x। तो अभी आपको पता होना चाहिए जो ये समकोण त्रिभुज है इसका जो एरिया होता है ना, एरिया वो क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट ना कि हाइपोटेनियस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये निकालनी पड़ेगी, आइए पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 18√2 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² एंड ये हो जाएगा 324, 18 का रूट और √2 का ये 2। ठीक है, 2 से 2 गया और x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 18। तो ये जो है x का मान ये हो जाएगा 18 और ये भी 18। तो इस अब एरिया निकाल दो। एरिया कैसे निकालते सर, हाफ इंटू 18 इंटू 18 तो 9 और ये हो जाएगा 72, 7, 162, आंसर 2। ठीक, चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या याद करनी है हमको जो 8 से 10 से 12 से और 16 से डिवाइड हो। ठीक है, तो आप 12 देखो, 12 का मतलब 3 और 4, यानी कि 3 से भी डिवाइड होगी वो संख्या और 4 से भी। 3 का रूल हमें क्या कहता है कि जो है डिजिट उनका सम 9 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, और 9 का मतलब ही 0 होता है, अगर कोई चीज का 9 आ रहा है सम मतलब वो 0 है। ठीक है, तो 9 ये हो रहा है, ये भी हो रहा है 3, लेकिन ये नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा, ये 5 और ये 7, ये नहीं, गलत, ऑप्शन एलिमिनेट। एंड तीसरी चीज, अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो उसके जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो भी 8 से डिवाइड होंगे। तो 0, 8, 0 ये डिवाइड हो रहा है जो आंसर भी है, लेकिन ये 20 जो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये आंसर भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला फिर से ये भी हमने हमने जो पीडीएफ में था उसमें ये दिया था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हर्ट लैम्प जो है किसने लिखी, तो ये बानू मुश्ताक की है जिसने बुकर पुरस्कार 2025 जीता था। ठीक है, एंड दीपा बास्ती के द्वारा ये ट्रांसलेट की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 खिलौनों का औसत मूल्य इतना है। ओके, यदि इनमें मूल्यों का अनुपात ये है तो सबसे सस्ते खिलौने का मूल्य याद कीजिए। एक बात होता, मैं एग्जाम में बैठा हूं ना तो सबसे पहले सस्ता है 3, तो जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। मेरी किस्मत खराब है कि तीनों ही 3 के मल्टीपल। ठीक है, तो देखो हम इसको हम मान लेते हैं 3x प्लस 5x प्लस 7x और डिवाइड बाई 3, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है और इसी का वैल्यू जो दे रखी है 4500 दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, 3, 10, 15, 15x की वैल्यू दे रखी है 4500 इंटू 3, तो इसको काटो तो x की वैल्यू आ जाएगी 900 और सबसे छोटी थी 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2700 इसका आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो है ये क्वेश्चन कहता है कि हमको बताना है कि जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका में है उल्लेखित है कि कौन सा इनमें से आदर्श वाक्य जो है कि नागरिकों के बीच भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व बोल सकते हो, भाईचारा और एकता का वर्णन करता है। ठीक है, तो सबसे आसान है ये तो बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। इंग्लिश में अगर कोई देखता हो उसको समझ नहीं आएगा, तो कई चीजें क्या होती हैं हिंदी में और कई चीज इंग्लिश में काम कर जाती हैं, तो बंधुता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सोवरेनिटी का आपको पता है कि सेल्फ डिसीजन ले सके, इंडिपेंडेंस का मतलब फुल आजादी और जस्टिस का मतलब न्याय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो है ये क्वेश्चन है कि इसको इमेज को हमको पूरा करना है। ठीक है, तो इमेज को अगर पूरा करना है तो मैं सबसे पहले तो देखूंगा यहाँ पे जो है गोला कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो गोला यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों इमेज में गोला है और फिर मैं चेक करूंगा यहाँ पे ये चीज, जो यहाँ पे 3 गोले दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी दूसरे में भी 3 गोले, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और अब चीज इनमें देख लो कि अब यहीं पे देख लो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है इस लाइन का, यहाँ पे लाइन है या नहीं, तो मैं वहां पे जाके चेक करूंगा, यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए थी
ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में वो लाइन यहाँ पे मिसिंग है, ये वाली लाइन। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो अब। देखो सबसे पहले तो मैं इनको नंबरिंग नंबरिंग की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो देखो टी का जो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है ये देखो। टाइम टाइम को अगर देखो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि ए है, ए का अगर उल्टा करोगे जेड बनता है, बी का उल्टा करोगे तो वाई बनता है, ऐसे। ठीक है, तो वैसे टी का जो उल्टा बनते है वो जी से बनता है। ठीक है, जी जी 7 नंबर पे आता है, तो ये हो गया। और आई का उल्टा एस होता है, एस होता है, जो एस जो होता है वो 18 नंबर पे होता है। ठीक है, एस। और वो ये रहा, जो एम का उल्टा होता है वो एन होता है, जो 14 नंबर पे होता है ये। तो ये कहने का मतलब ये है, जो ये उल्टे दे रखे हैं, इसके उल्टा करके वो उसके नंबर दे रखे हैं। ठीक है, और ये मैंने पता कैसे, इसका एक शॉर्ट किट है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको अच्छा लगा तो आप याद कर सकते हो। मैंने कैसे याद की ये जो उल्टे होते हैं वो। दो तीन ट्रिक है। एस एच आई आर टी जी। एक तो ये सर्ट जी करके ऐसे याद कर रखा है। इसका देखो ये उल्टा इसका, इसका ये उल्टा ये, और इसका ये। और एक कर रखा है ये उफ बाय लव। यू का उल्टा है, बी का उल्टा वाई, एल का उल्टा वी ये, और वी का ई। ठीक, उफ बाय लव। और एक कर रखा है पी के मैंने जो किया, ये। ठीक है, ये भी ऐसे भी याद कर सकते हो, तो ऐसे याद कर सकते हो आप भी चाहो तो ये उल्टे दे रखे हैं। तो वैसे ही अब सी का उल्टा क्या हो जाएगा? सी का देख लो, सी यहाँ पे दे रखा है ना, सी का नहीं है तो वैसे ही कर सकते हो। सी का जो उल्टा होता है ना वो होता है ए बी सी, यानी कि 24 नंबर पे कौन आएगा? 24 ही आंसर हो जाएगा। तो 24, ये 7 वाला तो कट गया। ठीक है, 24 पे कौन आता है बताओ? एक्स। ठीक, तो फिर ए का उल्टा हो जाएगा जेड, यानी 26, 24 26। और आर का उल्टा एस एच आई आई, और 9 पे हो जाएगा। तो 9 पे कौन है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमको ये मिरर इमेज, ये जो क्वेश्चन है भाई खतरनाक क्वेश्चन, बहुत अच्छा लवली क्वेश्चन है ये। कैसे? देखो इसमें आपको मिरर इमेज भी पूछ रखी है और टाइम भी पूछ रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए घड़ी में क्या टाइम हो रखा है। तो टाइम देखो, छोटी वाली सुई ये रही, तो ये 12, 1 2 3 4, 4 बज के कितने मिनट हो रखे हैं देखो। ये हो गई 5 10, 4 बज के 10 मिनट हो रखी है। तो अब आपको इसकी सिंपल से फंडा पता होना चाहिए। एक घड़ी का क्लॉक का जो है ना, अगर आपको एक होती है कि एक मिरर इमेज निकालनी हो। ठीक है, मिरर इमेज। और एक है कि आपको निकालनी हो वोटर इमेज, वोटर इमेज। तो मिरर इमेज होता है ना उसका, और इसका देखो क्या है। अगर आपको मिरर में निकालना है तो सीधी सी बात है, आप 1160 से उसको माइनस कर दो। और यहाँ पे वोटर इमेज निकालनी हो तो आपको जो है, या तो आप कर सकते हो 1830 से माइनस, और या फिर 1790 से माइनस। तो अब सीधी सी मिरर इमेज निकालनी है तो हम टाइम को कर देंगे माइनस 4 10 से। तो ये कितना हो जाएगा देखो 50। और ये इसमें से गया गए थे 7, 7 50, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है ये वाला, कि एक शंकु है, उसकी ये व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, और आपका वक्र पर यानी कि करोड़ सरफेस एरिया निकालना है, सी एस, करोड़ सरफेस एरिया। ये जो होता है वो क्या होता है? पाई और एल। एक ऊंचाई होती है तो वो हमको निकालनी पड़ेगी, पहले ही निकाल लेते हैं। तो ये देखो कैसे निकलेगी। इसकी ऊंचाई √29 दे रखी है, एंड जो इसका रेडियस है वो 14, क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो 14। ठीक है, ये रेडियस 14 आ जाएगा। अब निकालो कैसे? पाइथागोरस से निकलना पड़ेगा। तो √29 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो ये 29 ही आ जाएगा। और ये अगर करेंगे तो 196, अगर करेंगे तो 225, और इसका करेंगे रूट, तो ये मिला के रूट करेंगे तो ये आ जाएगा कितने का? 15। तो ये जो आ गया 15 आ गया, एल की वैल्यू आ गई 15। अब निकाल दो, 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू 3 ऊंचाई 15, 7 दूनी 14, 44। और इसकी करो 500 के 20, असल भाई 2, 500 के 20, 4 एकम 4, 26, असल भाई 2, 4 एकम 660। इसके आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगर ये आपको पता करना है ना कि मैंने कैसे इतनी जल्दी कैलकुलेट करना, तो बता देना कमेंट में, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी सिखा दूंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 90।
जो ये 90 नंबर क्वेश्चन है ये आपके सीरीज के हैं। और एक बात बताऊँ, सीरीज के ना बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा ना नॉन वर्बल वाली, ठीक है, तो इसके 2 या 3 क्वेश्चन देखे गए, ठीक है। अब यानी कि इसका वेस्टेज है वो कम हो चुका है, वेटेज, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन को करते हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले इसको करो, ये यहाँ था, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, तो अगली जो होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इसमें है एंड इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया एलिमिनेट, ठीक है। और फिर अगर हम देखें तो अब अगला इस बिंदी को करते हैं ट्रैक, यहाँ पे और फिर वापस यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे आएगी बिंदी, ठीक है। बिंदी यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। अरे बिंदी का तो करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, हट। अगली चीज ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो अगली चीज यहाँ पे आ जाएगी ये, ठीक है। रुको 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 रुको, एक सेकंड। यहाँ पे थी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो अगली यहाँ पे आएगी ये, ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो देख कहाँ पे है? क्या इसमें है? इसमें है। ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। एंड क्या इसमें है? इसमें भी है। तो अभी हमको ट्रैक करनी पड़ेगी ये बीच वाली, क्योंकि ये डिसाइड करेगी। तो देखो ये यहाँ पे थी 45 डिग्री इस तरफ, 45 डिग्री इस तरफ, 45 डिग्री इस तरफ और 45 डिग्री इस तरफ होगी, तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा ऐसे करके कुछ, तो नीचे की ओर एक में है, लेकिन इसमें 4 नंबर में ऊपर की ओर है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। काफी ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब टाइम खपाने वाला था, ठीक भी क्या ही था, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमको ओड वन आउट करना है, तो देखो कैसे होगा। 4, 26, सबसे पहले इनका नंबरिंग कर लो फटाफट, क्योंकि उसी से जल्दी से हो जाएगा। आर 19, 15 और 12, और 12, 8 और 4, और 25 और 21 और आर 18। अब देखो क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, -4, -4, -4, -4, इनमें से तो ये नहीं निकला। अब यहाँ पे देखो -3 और -3 माइनस, यहाँ पे 4 माइनस हो गया, और यहाँ पे भी -3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकियों में 3 3 माइनस थे, लास्ट ये जो तीसरा था इसमें 4। तो अब ये जो क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें हमको इसका मिरर इमेज बतानी है, ठीक है। तो मिरर इमेज देखो कैसे बनेगी। सबसे पहले तो वन वाला नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज है ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देख लो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ये चीज यहीं पे है, तो ये चीज यहाँ पे, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि 1498 में कालीकट के पास जो है एक यूरोप का कौन आया था, वही एक वास्को डी गामा वाला पूछ रहा है, ठीक है। कालीकट में आया था, जमोरी ने इसका स्वागत किया था। बाकी अल्बुकर्क के बारे में बताऊं तो इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी जो है उसको लाया नहीं था, उसको खत्म किया था, ठीक है। उसको खत्म किया था। एंड इसका, और इसने जो है 1510 में आदिल शाह से गोवा छीना था, आदिल शाह से। और पुर्तगालियों के बारे में एक चीज पता होनी चाहिए, पुर्तगाली जो था ना सबसे पहले भारत में आए थे 1961 में। ये जो पुर्तगाली है सबसे लास्ट में गए थे भारत से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सोल्व करना है मैथमेटिकल परसेंटेज को। देखो क्या लिखना है, परसेंटेज को निकला है डिवाइड, तो डिवाइड यहाँ पे यहाँ पे डिवाइड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एट द रेट का देखो, एट द रेट का मतलब गुना, एंड डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, डॉलर का मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस। और जेड का हमको बताना है, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 16 प्लस जेड इज इक्वल टू 20, तो जेड का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा पादप इनमें से भोजन का भंडार करता है पादपों में, यानी कि जो आपके एनिमल कह रहा हूँ, जो आपके प्लांट होते हैं उनमें जो फूड होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो जो आपका फूड स्टोर बोलो, जो फूड स्टोर है, एंड आप बोलो कि जो भोजन कहाँ बनता है, जो भी बनता है वो आपके ये जो है मृदुतक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिंग, पेरिंस, क्या नाम है, पेरिंकिमा, जो भी है यहाँ पे फूड स्टोर होता है। बाकी जो ट्राइकोमीज होता है ना, ये जो तो आपको देखा होगा कि जो पत्ती होती है, पत्तियों में जो आपने देखी होगी, पत्तियों में जो छोटे छोटे कांटे से जो होते हैं ना, छोटे छोटे से, जो बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसे होंगे, ठीक है। जो कि कोई भी जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उस पत्तियों को खाए ना, उससे बचाने के लिए ये जो छोटे छोटे होते हैं इन्हीं को हम ट्राइकोमीज बोलते हैं, ठीक है।
ये जो पत्तियों में देखना छोटे छोटे आपको ये दिखेंगे कांटे से, इनको बोलते हैं। और अगला जो है एपिथियल टिश्यू, ये जो होता है कुछ नहीं होता, ये स्किन होती है, हमारी जो स्किन होती है एनिमल में, जो कि सूरज से मतलब जो कि अलग अलग तरीके जो भी होते हैं उनसे हमको सेफ रखती है, प्रोटेक्ट रखती है, वो होती है। और स्टोमेटा क्या होती है, ये जो होता है, जो आपकी कोई भी पत्ती हो और जो पत्ती में जो उसके ऑक्सीजन या फिर मतलब उसको जो पानी का जो सप्लाई होता है वो यहीं से होता है, ठीक है, पानी का सप्लाई होता है, जिससे कि पौधा जो है सूखता नहीं है, उसके गर्मी भी मतलब उसको मेंटेन करके रखता है। कौन? स्टोमेटा। वहीं से ये छिद्रक होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, बोल सकते हो ये छिद्रक होते हैं, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये है, देखो इसमें आपको ओड वन आउट बताना है, चार इमेजेस दी गई हैं। देखो ये इसका क्या है, मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, लेकिन ये तो भाई साहब कुछ और ही बना दिया मिरर इमेज। ये जो ये वाली है, ये इस तरफ आनी चाहिए थी, ठीक है, ऐसे करके कुछ होना चाहिए था। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग मान लो ऐसे ही है, इसको सोल्व करना है। देखो कैसे होगा ये इसमें जो लॉजिक लग रही है कि सात, इसका गुणा करो 45 और इनको जोड़ो 10 और इनको कर दो ऐड 52, इनको मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को जोड़ो और इनको कर दो ऐड 35, ठीक है। ये बीच वाली संख्या यहाँ पे बढ़नी है, बीच वाली संख्या यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे करेंगे 6 × 18 और 6, इसको ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है ये देखो, एक लड़का है पश्चिम की ओर 30 मीटर चलता है, पश्चिम की ओर 30 मीटर चलाओ इसको, ठीक है। 30 मीटर पश्चिम की ओर चला दिया, ये यहाँ से शुरू हुआ था, पश्चिम की ओर आया 30 मीटर। फिर वह अपने दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, दाईं ओर इस तरफ 45 डिग्री यानी कि इस तरफ, और 10 मीटर चलता है, ठीक है, ये मुड़ा दिया, 10 मीटर भी चला दिया। फिर क्या कहते हैं, फिर वह अपने बाईं ओर 135 डिग्री, 135 और बाईं डिग्री ऐसे चल रहा है, 90 डिग्री इस तरफ हो जाएगा, और देखो मैं करके दिखा देता हूँ, 90 डिग्री इस तरफ और 45 डिग्री और इस तरफ, यानी कि नीचे की ओर, और नीचे की ओर 18 मीटर चलता है, 18 मीटर चलता है, 18 मीटर चला दिया। एंड फिर वह 90 डिग्री दाईं ओर घूमता है और 12 मीटर, इसका दाईं ओर इस तरफ होगा और 12 मीटर चलता है, 12 मीटर चल गया। एंड अब पूछ रहा है कि वो किस दिशा के तरफ है, तो उसका मुंह है इस तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति हैं जो कि केंद्र की ओर बैठे हैं अभिमुख होके, ये 7 व्यक्ति, ये 1 2 3 4, और ये 7 व्यक्ति मैंने बना दिए, ठीक है। अब देखो V और P कनेक्ट, ये छोड़ दो, सबसे पहले जो हमको फिक्स पोजीशन बताओ उसको देखो। K जो है P के दाईं और दूसरी ओर बैठा है, ये P है, इसकी दाईं और दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर यहाँ पे K बैठा है, ठीक है। अब यहाँ से निकलना शुरू होंगे, और देखो V और P का निकटतम पड़ोसी R है, V और P, V और P का निकटतम पड़ोसी जो है वो कौन है, V और P का R, यहाँ पे आ जाएगा R। एंड एक ये देखो A और V का निकटतम पड़ोसी H है, A और V का निकटतम पड़ोसी H है। अब जो बच गया वो देख लो, H K P R A L, L नहीं आया, L यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक ही स्थान बचा था। अब देखो क्यों कर, A के सापेक्ष में L की स्थिति, ये रहा A, L कहाँ पे है उसके, या तो कह दो बाईं और दूसरे नंबर पे, बाईं और दूसरे नंबर पे, या एक और ऑप्शन हो सकता था कि दाईं और पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें, ठीक है, तो वो ऑप्शन नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से आ गया, और ये कैसे क्या है देखो, 4 5, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, सीधी बात ये होती है, 9 और 8, 6 और 15। अब देख लो क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है इसमें, तो देखो यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है कि यहाँ पे पहले +5 हुआ, +3 हुआ, +5 हुआ और +3 हुआ, ये चल रही है, तो अभी वैसी है यहाँ पे 12 1 R S 18 और 20, +5 होंगे तो 17, 17 भी कौन आता है, क्यूब, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। और +3 यानी कि 4, 4 पे कौन आता है, डी, तो यहीं पे है बस डी, ऑप्शन नंबर 4, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन है आपका बहुत खतरनाक क्वेश्चन,
और ये आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। तो एक बात बताऊं, इसको सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? सबसे बेस्ट अप्रोच ये, अगर आप एग्जाम में बैठे हो और सपोज करो आपके पहला ही क्वेश्चन ही आ गया, तो आपको सबसे बेटर ये है कि आप उस टाइम इसको स्किप करो एंड इसको करो लास्ट में, अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका इजिली 2.5 से 3 मिनट ले लेगा आराम से। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है, पहले तो ये स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं, सेकंड चीज अगर आप आ गया, आपको करना है, तो आपको 2.5 से 3 मिनट लास्ट में इसको ट्राई करना है करने का सोल्व। वो आपकी कैलकुलेशन पे आप कितना जल्दी इसको सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो हम तो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। देखो, इसको सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको सोल्व करो, तो आप इसको जो है पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पार्ट्स में डिवाइड कैसे कर लो? सबसे पहले हम ऊपर वाले को सोल्व करेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो इस इतना देखो, ये 5.4 है और इस माइनस के आगे जो ये वैल्यू है इतने इतने, इसको हम 2.3 बोल सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं। अब देखो, अब 5.4 है, इसमें से 2.3 घटा दो, घटा लिया, एक और 3.1, इसकी वैल्यू इतने की जो आ गई वो 3.1 वैल्यू आ गई, 3.1। अब इसमें से ये 13/2 का मतलब होता है 6.5। तो अब 6.5 है, इसमें से 3.1 माइनस कर लो, 4, और 3.4 इसकी वैल्यू आ गई, कितने की? इतने की वैल्यू आ गई 3.4। अब 7.6 है ना, इसमें से 3.4 को माइनस करो, 2, 4.2, इसमें इतने की वैल्यू कितनी आ गई अब? 4.2। अब 8.7 है ना, इसमें से आप डिवाइड कर लो 4.2, तो ये आ जाएगी 4.5। तो ये जो सारे की वैल्यू है ऊपर से लेके नीचे तक की 4.5 आंसर हो गया इसका। ठीक है, देखो 4.5 इसका हो गया। ऊपर वाले का पार्ट में डिवाइड करोगे तो सही से सोल्व हो पाएगा 4.5। अब करते हैं नीचे वाले को। तो ये देखो, 2.5 का 4 गुने का मतलब क्या? इतने का मतलब हो गया 10। ठीक है, और ये डिवाइड है। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम सबसे पहले भीतर वाले को। तो ये देखो, अगर ये इसका करेंगे तो एलसीएम लेके करोगे इस इतने इतने को, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 16/15। ठीक, और माइनस में इसको एक काम करो, 9/10 लिख लो। अब इसका एलसीएम लो, इसका 30 एलसीएम, ये 16×2 = 32, और माइनस ये 3, 9×3 = 27। तो ये कितना हो गया? 3, 4, 5, 5/30, और इसको लिख सकते हैं हम 1/6। ठीक है, 1/6 आ गया। तो अब देखो, और इसको भी सोल्व कर लो अभी के अभी। 125/100 लिख सकते हैं, 25 100 और 5/4। तो अब नीचे वाले का देखना, इतने इतने का। ठीक है, मैं कैसे क्या लिख रहा हूँ इसका। 5/4 डिवाइड बाय 3/2 डिवाइड बाय 1/6 डिवाइड बाय 10। अब इसको देखो, सबसे बेस्ट इसको तरीका पता है क्या होता है? अगर ऐसे डिवाइड में आ जाए और आपको सोल्व करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, तो देखो, इसको तरीका ये है, देखो ये तो ब्रैकेट की बार है, तो ये सबसे पहले तो लास्ट में होगा ये डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको ही सोल्व करना पड़ेगा हमको, इतना इतना। ठीक है, तो मैं एक बार बाकी सबको मिटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए और अच्छे से हम इसको सोल्व कर पाए। ठीक है, तो ब्रैकेट वाले ही सोल्व होते हैं 1/6। ठीक है, देखो अब कैसे होगा। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो 5/4, एक काम करो इसको, अगर मल्टीप्लाई में आपको लिखना है तो 2/3 लिख दो, और इसको मल्टीप्लाई में लिखना है तो 6 लिख दो। ठीक है, और और इसको करना है तो 1/10 लिख दो। ठीक है, लिख दिया, मल्टीप्लाई में करके लिख दिया। अब काटने में आसानी होगा हमको। 5×2 = 10, 2 से 2 गया, 3×2 = 6, और ये 1/2। तो इसका ओवरऑल आ जाएगा 1/2। तो ये 1/2 आ जाएगा भाई, इस पूरे का 1/2। और इसको भी अगर आपको करना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो 5×45, 5×10, 9/2। अब देखो, अब ये मैं और अच्छे से लिखता हूँ, x - 2 = 1 + 4/2, और एक इसके डिवाइड में 1/2। अगर ऊपर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा ये इतना। तो 4 और 1 5, तो x - 2 = 5। x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो 7.5। ऑप्शन नंबर गलत कर दिया भाई कुछ तो। क्या गलत किया देखो, फिर से देखते हैं। 9/2। ओके ओके, क्या गलत किया हमने? ये गलत किया, यहाँ पे 9 9 लिखना था, 9/2 था, ये 2 कट के जाएगा, तो 9 और 1 10, 10 आ जाएगा। ये जो मैं फिर से बता देता हूँ हमने क्या गलती की थी। हमने बाकी कुछ नहीं की, यहाँ पे 4/2 लिख दिया, बाकी था यहाँ पे 9। ठीक है, ये 9 है।
नो। ठीक है, ये गलती हमने की थी, तो बाकी कोई गलती नहीं की। और तो अब इसको वापस से अगर मैं आपको करके देता हूँ, देखो कैसे हो जाएगा। ये x माइनस ढाई और इज इक्वल टू 9 और एक 10। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी ये इधर आगे, अ, हाँ इधर आके प्लस हो जाएगी, तो 12.5 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये था मोक भाई। ये लास्ट का क्वेश्चन आपने देखा कैसे, मतलब छोटी मोटी गलती होती है भाई, सिंपल सी बात है। ऐसे क्वेश्चन इतने कैलकुलेटिव देंगे तो छोटी मोटी होना लाजमी, तो इसको लास्ट में करना ही सबसे बेस्ट है। बाकी अगर आप चाहते हो जो अदर शिफ्ट थे उनका भी मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊं, तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट। और ये फिर से आपके लिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शिफ्ट या फिर एमआर कुछ अलग के लिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।